नमस्कार, मेरा नाम पुष्पेंद्र दक्ष है। मैं कौशल विकास संचालनालय मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाले शासकीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, जिसको गवर्नमेंट ITOT या इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स भोपाल के नाम से भी जाना जाता है, मैं व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूँ। इस विभाग में मुझे 11 वर्षों का अनुभव है। आज हम इस कोर्स में NSQF, जिसे नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भी कहते हैं, के बारे में जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कोर्स का परिचय। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यह कोर्स कौशल विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिक्षकों, प्रशिक्षकों एवं ट्रेनिंग प्रोफेशनल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस कोर्स में NSQF की विस्तृत जानकारी, जैसे NSQF क्या है, NSQF की आवश्यकता क्यों पड़ी, प्रमुख परिभाषाएं, उद्देश्य, विशेषताएं, उनके घटक कंपोनेंट्स, NSQF के लेवल डिस्क्रिप्टर्स और इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं हम NSQF के इस कोर्स के उद्देश्य क्या हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद राष्ट्रीय, जो भी दर्शक हैं जो आप देख रहे हैं इस कोर्स को, आप राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे मतलब NSQF की मूलभूत समझ विकसित कर पाएंगे। फिर NSQF में प्रयुक्त प्रमुख परिभाषाओं के बारे में जान पाएंगे। फिर NSQF के घटक, उनके स्तर और संरचना के बारे में जान पाएंगे। फिर NSQF में संशोधन, उसकी पृष्ठभूमि, हाल ही में हुए परिवर्तनों के बारे में आप एक समझ विकसित कर पाएंगे। फिर NSQF के अंतर्गत क्रेडिट प्रणाली और शिक्षा के एकीकरण की प्रक्रिया से परिचित होंगे और इसके महत्व के बारे में जान पाएंगे। इस कोर्स को हमने 3 मॉड्यूल में डिवाइड किया है ताकि आप इस कोर्स को आसानी से समझ सकें। जिसमें पहला मॉड्यूल है, पहले मॉड्यूल में हम देखेंगे NSQF का परिचय, NSQF की पृष्ठभूमि, जिसमें हम उसके बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे कि NSQF कहाँ से आया, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर उसमें संशोधन हुए तो वो संशोधन क्यों हुए, ये सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 1 में जानेंगे। दूसरे मॉड्यूल में हम NSQF के उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे मॉड्यूल में हम NSQF के घटक, जिसे हम कंपोनेंट्स भी कहते हैं, लेवल डिस्क्रिप्टर और लाभ के बारे में जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, हम NSQF समझते हैं और पहले मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। पहले मॉड्यूल में हम देखेंगे NSQF का परिचय, पृष्ठभूमि और आवश्यकता और उसमें संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। लेकिन NSQF समझने से पहले आपको कुछ परिभाषाओं को जान लेना बहुत ही आवश्यक है, जिनको अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको NSQF समझ में नहीं आएगा। तो हम एक एक करके कुछ परिभाषाओं के बारे में जानते हैं। पहला, कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस मतलब होता है दक्षता। यह किसी कार्य को ठीक प्रकार से करने की जो योग्यता होती है उसे दर्शाता है। जब भी कोई व्यक्ति कोई वोकेशनल एजुकेशन कोर्स करता है और उस कोर्स को करने के बाद उस कोर्स में सिखाई गई जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और थ्योरी होती है, उसको कोई कार्य करने में अप्लाई करता है और उसको सही तरीके से करता है, पूरे सावधानी और सेफ्टी प्रिकॉशंस को लेते हुए, तब हम कहते हैं कि वह व्यक्ति उस कार्य में दक्ष है और वो कॉम्पिटेंट है। अगला, काउंसिल। यहाँ काउंसिल से मतलब है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यह काउंसिल ही जो है, यह अवार्डिंग और असेसिंग बॉडी का कार्य करती है। उसके बाद क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट का अर्थ यह मान्यता कि किसी शिक्षार्थी ने पूर्व में एक ऐसा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया है जो पूर्व निर्धारित अधिगम परिणामों के अनुरूप है। क्रेडिट, जब भी कोई व्यक्ति, प्रशिक्षणार्थी जब कोई एक वोकेशनल कोर्स करता है तो वो जो वोकेशनल कोर्स है कुछ घंटों का होता है। अगर 1 साल का है तो वो 1200 घंटों का होता है, तो उसको प्रत्येक 30 घंटों के लिए 1 क्रेडिट दिया जाता है। तो ये घंटों के हिसाब से उसे एक अंक में कुछ क्रेडिट देते हैं, ठीक है, ये होता है क्रेडिट। फिर हम जानेंगे लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं। तो जो कुछ भी एक शिक्षार्थी सीखता है, समझता है और कर सकता है, ये परिणाम ज्ञान, कौशल और दक्षता के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। आगे हम जानेंगे NSQC।
NSQC का अर्थ है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन कमिटी। इस कमिटी में अन्य बॉडीज भी होती हैं जैसे UGC, CBSE, AICTE और अवार्डिंग बॉडीज जैसे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो ये NSQC होता है। फिर क्वालिफिकेशन, कोई कौशल या दक्षता जिसे परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया हो। यह तब प्राप्त होती है जब कोई व्यक्ति निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया में सफल होकर पूर्व निर्धारित शिक्षण परिणामों को सिद्ध करता है। क्वालिफिकेशंस छोटे छोटे NOS से मिलके बनता है, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। जब भी कोई व्यक्ति कोई प्रैक्टिकल या कोई कार्य करता है जो कि उसको कोर्स में सिखाया जाता है, तो वो कोई छोटा सा कार्य जो करता है वो एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करता है और उसको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हुए करता है। तो अगर वो छोटे काम को इन प्रिकॉशंस और इन स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए करता है तो उसे हम NOS बोलते हैं, नेशनल ऑक्यूपेशन स्टैंडर्ड। और छोटे छोटे NOS से मिलके क्वालिफिकेशन बनता है। आगे देखते हैं हम RPL, रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग। रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग का मतलब है कि जब व्यक्ति किसी इनफॉर्मल सेक्टर से कोई ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन उसके पास उसका प्रमाण पत्र नहीं होता, जैसे कि उदाहरणतया अगर एक वेल्डर है और उसने वेल्डिंग करना अपने पिता से या किसी व्यक्ति से सीखा हुआ है लेकिन कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से नहीं सीखा हुआ, उसको छोटा सा एक शॉर्ट टर्म कोर्स जो 1 हफ्ते का 1 महीने का भी हो सकता है वो करा के उसकी परीक्षा लेके फिर उसका मूल्यांकन करके उसको एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, तो जिसे हम बोलते हैं रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग। और ये सर्टिफिकेट उसे महत्वपूर्ण मतलब बहुत सारे जैसे अगर उसको छोटा मोटा लोन लेना है उसमें भी ये उपयोगी होता है, या किसी संस्थान में एडमिशन लेना है अन्य वोकेशनल कोर्स करने के लिए उसमें भी उपयोगी होता है। तो इससे हम उस व्यक्ति को प्रमाणित करते हैं कि हाँ उसने वेल्डिंग सीखी है और उसे आती है। अगला हम देखेंगे सेक्टर। यहाँ पे हम जानेंगे कि सेक्टर से मतलब है किसी क्षेत्र की मुख्य आर्थिक गतिविधि, उत्पाद, सेवा या तकनीक के आधार पर पेशों का वर्गीकरण, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन और पावर ट्रांसमिशन। ये जो हैं एक दूसरे से ही इंटरलिंक्ड हैं, तो इनको हम एक ही सेक्टर इलेक्ट्रिकल सेक्टर में डाल सकते हैं। ये सेक्टर है। फिर स्किल का अर्थ है कौशल, ज्ञान को लागू करने और कार्यों को पूरा करने और समस्याओं को हल करने के लिए जानकारी का उपयोग करने की क्षमता। कौशल को संज्ञानात्मक, सहज और रचनात्मक सोच के उपयोग को शामिल करते हुए या व्यवहारिक मैनुअल निपुणता या विधियों, सामग्रियों, उपकरणों के उपयोग को शामिल करते हुए उसके रूप में वर्णित किया जाता है। यहाँ पे सिंपल कौशल का मतलब है, अगर हम सिंपली देखें कि किसी भी व्यक्ति को अगर उसने कोर्स किया हुआ है कोई वोकेशनल कोर्स, तो उस वोकेशनल कोर्स को करने के बाद अगर वो जो कार्य उस कोर्स में सिखाया गया है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्री डिसाइडेड टाइम में कर रहा है, सेफ्टी प्रिकॉशन फॉलो करते हुए, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति स्किल्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जानेंगे कि NSQF क्या है। तो NSQF, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, एक कॉम्पिटेंस और आउटकम बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और दायित्वों के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। यह शिक्षार्थी द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक लर्निंग के माध्यम से प्राप्त किए गए प्रशिक्षण और कौशल विकास तथा प्रासंगिक अनुभव और प्रवीणता स्तरों को शामिल इसमें किया जाता है, जो मूल्यांकन के अधीन होते हैं। NSQF अर्हताओं और प्रशिक्षण दोनों की गुणवत्ता को बनाए रखने में सहायक होता है। इसीलिए कभी कभी NSQF को क्वालिटी एश्योरेंस फ्रेमवर्क के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये क्वालिटी को मेंटेन करता है। जितने भी कोर्सेज होते हैं उनमें स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं। NSQF की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, अब हम जानेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा के प्रति नकारात्मक धारणा और युवाओं में उच्च शिक्षा से वंचित हो जाने का भय। जो व्यक्ति जो भी वोकेशनल कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो करते हैं, उनमें एक भय होता है कि हम वोकेशनल कोर्स की तरफ क्यों जाएं,
हम हायर एजुकेशन क्यों ना चुनें? क्या वोकेशनल कोर्सेज को करते समय या करने के बाद हमें जॉब मिलेगी? या ऐसा तो नहीं है क्या हम वोकेशनल कोर्स कर लेंगे तो हम कोई अन्य कोर्स नहीं कर पाएंगे या उच्च शिक्षा नहीं कर पाएंगे? तो ये एक भय है। दूसरा, स्पष्ट प्रगति मार्गों का अभाव। जो भी व्यक्ति जो वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं या करते हैं, उनके मन में एक दुविधा होती है कि जब हम वोकेशनल कोर्स करेंगे तो क्या उच्च शिक्षा हमें प्राप्त, जो भी हमें अगर कोई हायर कोर्स करना है तो क्या हम उसमें जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, या वोकेशनल कोर्स को करने के साथ साथ पैरेलली क्या हम कोई अन्य कोर्स भी कर सकते हैं या नहीं। ऐसी कई कन्फ्यूजन्स जो हैं अभ्यर्थी और प्रशिक्षणार्थियों के मन में रहती थी, जिसको NSQF आने से वो कन्फ्यूजन दूर हुई और विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की गई योग्यताओं के परिणामों में असमानता। जैसे अगर कोई एक स्टेट में किसी एक प्रशिक्षणार्थी ने कोई कोर्स किया है तो कभी कभी वो दूसरे स्टेट में मान्य नहीं होता था, दूसरे स्टेट के जो संस्थाएं हैं वो उसको मान्य नहीं करती थी, तो ये इक्विवेलेंसी की एक प्रॉब्लम आती थी। फिर कभी कभी ऐसा भी होता था कि भारतीय जो हैं वो अन्य देशों में जाते थे भारत में कोर्स करके, लेकिन अन्य देशों में उनके कोर्स को मान्यता नहीं दी जाती थी, वो इक्विवेलेंट नहीं होते थे, तो ये भी एक दुविधा होती थी। फिर जो व्यक्ति अनौपचारिक क्षेत्र से जिन्होंने कौशल अर्जित किया है उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था जिसको हमने RPL के माध्यम से सही किया। तो ये कुछ आवश्यकताएं हैं जिनको NSQF ने पूरा किया है और कैसे, वो हम आगे जानेंगे। अब हम बढ़ते हैं NSQF की पृष्ठभूमि की तरफ कि NSQF की शुरुआत कहां से हुई। 2009 की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में यह समझा गया कि हमें एक ऐसा कौशल अर्हता ढांचा बनाना चाहिए जो सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण दोनों को जोड़ सके, क्योंकि पहले ये जो शिक्षा आपस में जुड़ी हुई नहीं थी। फिर इस ढांचे का उद्देश्य था देश में कौशल विकास को बेहतर बनाना, ऐसे कोर्स और सर्टिफिकेट बनाना जो पूरे देश में मान्य हो, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हर एक स्टेट्स में अलग अलग कोर्सेज चलते थे और एक दूसरे स्टेट्स में मान्य नहीं होते थे, और जो दुनिया में दूसरे देशों के कौशल अर्हता ढांचे में समतुल्य हों, ऐसा भी। लेकिन उस समय केंद्र सरकार के पास कोई भी एक ऐसी एजेंसी नहीं थी जो इस प्रकार का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना सके। लेकिन उस समय मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट ने एक कोर्स बनाया, एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे बोला गया नेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और उसी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे बोला गया नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। इसके पश्चात समान ढांचे की जरूरत को समझते हुए कैबिनेट सचिवालय ने एक इंटर मिनिस्ट्री कमेटी बनाई। इस कमेटी का उद्देश्य था दोनों मंत्रालयों, जो दोनों मंत्रालय ने पहले NVQF और NVEQF बनाया था, उसको मर्ज करके एक ही फ्रेमवर्क बनाना इसका उद्देश्य था। तो जो एक कमेटी थी उसने एक फ्रेमवर्क बनाया जिसे बोला गया नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और इसी के साथ NSQF वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा 27 दिसंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। इसके पश्चात 2023 में इसमें संशोधन भी किया गया। अब हम जानेंगे कि NSQF में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो NSQF 2013 में आ चुका था, लेकिन 2023 में इसे संशोधन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि 2018 में NCVET का गठन हुआ, नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। NCVET जो है उसमें NSDA नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी और पूर्व में जो काउंसिल थी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इन दोनों के कार्य को समायोजित किया गया और एक काउंसिल बनाई गई जिसे NCVET बोला गया। इसी के साथ साथ 2020 में नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा लाई गई जिसे 2020 में शुरू किया गया, और नई शिक्षा नीति में कई वोकेशनल कोर्सेज के लिए कई प्रावधान किए गए, जैसे कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत की गई जिसमें इंटर्नशिप को भी शामिल किया गया। व्यवहारिक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और सीखते हुए काम करने
की पद्धति को बढ़ावा दिया गया, जिसे लर्निंग बाय डूइंग भी कहा गया। उच्च शिक्षण संस्थानों में लघु अवधि के कौशल पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए। ऑनलाइन एवं मिश्रित शिक्षण, जिसे ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से भी जाना जाता था, उसे बढ़ावा दिया गया। एनएसक्यूएफ को मजबूत किया गया ताकि छात्र शैक्षणिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच आसानी से स्थानांतरित हो सके। पाठ्यक्रम को औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढाला गया। शिक्षण मॉड्यूल विकसित किए गए ताकि वे व्यावसायिक विषयों को प्रभावी रूप से पढ़ा सकें। पाठ्यक्रम में भारतीय पारंपरिक कला, स्थानीय शिल्प और क्षेत्रीय कौशल को शामिल करने की बात भी की गई। 2025 तक कम से कम 50% छात्रों को किसी न किसी रूप में व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव देने का लक्ष्य भी रखा गया। ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत ये प्रावधान किए गए। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विजन को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क को अनुमोदित किया गया, जो प्राथमिक विद्यालय, उच्चतर और व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण को शामिल करने वाला एक व्यापक क्रेडिट ढांचा था। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्तियों और असाइनमेंट के लिए मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट प्रदान करने, उसका संकलन, भंडारण, स्थानांतरण और उपयोग सुनिश्चित करता है। यह व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच की दूरी को समाप्त करता है और शैक्षणिक क्षमता स्थापित करता है, जबकि इसके बीच गतिशीलता को सक्षम बनाता है तथा शैक्षणिक क्रेडिट बैंक, जिसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है, के माध्यम से इसका संचालन करता है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षण घंटे को मूल्यांकन के आधार पर क्रेडिट प्रदान किया जाता है। विद्यालय व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के अंतर्गत दिए जाने वाले क्रेडिट्स मूल्यांकन के अधीन शिक्षण घंटों, विषयों की संख्यात्मक मात्रा पर आधारित होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति या प्रशिक्षणार्थी कोर्स करेगा, जितने घंटों के हिसाब से उसका कोर्स होगा, वैसे वैसे उसको क्रेडिट मिलते जाएंगे। जैसा कि हमने पहले बात करी थी, अगर कोई कोर्स 1200 घंटे का है तो उसे 40 क्रेडिट दिए जाएंगे अगर उसने 1200 घंटे का कोर्स कंप्लीट किया है। प्रत्येक 30 घंटों के लिए उसे 1 क्रेडिट दिया जाएगा। तो यहां हमने देखा कि एनएसक्यूएफ में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी। तो उपरोक्त तो ये जो परिवर्तनकारी नीतियां थीं, जिसमें हमने देखा एनसीवीईटी बना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बना, तो इन्हीं नीतियों के कारण एनएसक्यूएफ में परिवर्तन, विशेषकर लेवल डिस्क्रिप्टर, न्यूनतम अर्हता और कोर्स की अवधि में परिवर्तन करना अति आवश्यक हो गया था। इस कारण एनएसक्यूएफ को दोबारा 2023 में संशोधन कर पुनः अधिसूचित किया गया। पहले मॉड्यूल में हमने देखा राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा एक ऐसा ढांचा है जो योग्यता को ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और दक्षता के आधार पर अलग अलग स्तरों में बांटता है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति चाहे औपचारिक शिक्षा से सीखा हो या अनुभव से, उसकी योग्यता को मान्यता दी जाए। पहले व्यावसायिक शिक्षा को लेकर नकारात्मक सोच थी और प्रमाण पत्रों की समानता की कमी थी। 2009 की कौशल नीति में एक एकीकृत ढांचे की आवश्यकता को महसूस किया गया, जिसके बाद एनवीक्यूएफ और एनवीईक्यूएफ जैसे ढांचे बने। इन्हें मिलाकर सरकार ने 27 दिसंबर 2013 को एनएसक्यूएफ को लागू कर दिया और बाद में नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क जैसे बदलावों के कारण 2023 में संशोधित किया गया। तो इसके बाद अब हम अपने मॉड्यूल 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम जानेंगे एनएसक्यूएफ के उद्देश्य क्या हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं। एनएसक्यूएफ के उद्देश्य: पहला, व्यावसायिक, तकनीकी और सामान्य शिक्षा को आपस में जोड़ना। चूंकि पहले एनएसक्यूएफ के पहले व्यावसायिक शिक्षा अलग थी, तकनीकी शिक्षा अलग थी और सामान्य शिक्षा अलग थी। इन तीनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो इनके बीच कोऑर्डिनेशन को लाना, एक समायोजित करना इनको, यह एनएसक्यूएफ का उद्देश्य था और ऐसी व्यवस्था पूरे देश में लागू हो।
ऐसे शैक्षणिक ढांचे को विकसित करना जिसमें स्टूडेंट, शिक्षार्थी एवं एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर से दूसरे एजुकेशन और ट्रेनिंग सेक्टर में आसानी से मूव कर सके। क्योंकि पहले ऐसा था कि एक व्यक्ति अगर एक कोर्स कर लिया, वो अगर नॉन टेक्निकल कोर्स किया है तो उसके पास टेक्निकल में जाने के विकल्प नहीं रहते थे। फिर इसका अगला उद्देश्य देखेंगे हम, ऐसे व्यक्ति जिनको अनौपचारिक शिक्षा प्रशिक्षण से कौशल प्राप्त है, उनको अनुभव के आधार पर आरपीएल का मतलब है रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग के तहत परीक्षा और मूल्यांकन के पश्चात प्रमाण पत्र देना। अगला, एनएसक्यूएफ के संबंध अर्हता को अंतरराष्ट्रीय संबद्ध अर्हता के समतुल्य बनाना, ताकि हमारे देश का एनएसक्यूएफ से संबद्ध कोर्स में प्रशिक्षित युवा दूसरे देशों में आसानी से रोजगार प्राप्त कर सके। और विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में सहभागिता को बढ़ावा देना और इसे कार्यान्वयन योग्य बनाना। राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए जाने वाले परिणामों के आधार पर प्रत्येक स्तर के लिए अर्हता के विकास का प्रावधान करना। प्रगति मार्गों के विकास और रखरखाव के लिए संरचना प्रदान करना, जिससे अर्हता और पहुंच सक्षम हो सके और छात्रों को विभिन्न शिक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्रों के बीच तथा उन क्षेत्रों और उद्योग नगरी बाजार के बीच आसानी से स्थानांतरित होने में सहायता मिल सके। कुछ और उद्देश्य भी थे एनएसक्यूएफ के, जिसमें कोर्स योग्यता पूरी करने के बाद अपेक्षित ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल के लिए राष्ट्रीय नियामक और गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा और प्रक्रियाओं को रेखांकित करना। और कोर्स योग्यता पूरी करने के बाद अपेक्षित ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, जिम्मेदारी और लर्निंग आउटकम के आधार पर आवश्यक प्रवीणता स्तर को स्पष्ट रूप में निर्धारित करना। यह भी इसके उद्देश्य हुआ थे। यह एनएसक्यूएफ के उद्देश्य थे। अब आगे जानेंगे हम एनएसक्यूएफ की विशेषताएं। एनएसक्यूएफ की विशेषताएं, पहला, एनएसक्यूएफ एक योग्यता आधारित ढांचा है। दूसरा, इसमें 8 स्तरों की संरचना है। जो लेवल 1 जो होता है वो लोवेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल का होता है और लेवल 8 जो होता है वो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्स लेवल होता है। अगली विशेषता है इसकी ऊर्ध्वगामी एवं पार्श्व गतिशीलता, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट। जब कोई शिक्षणार्थी, प्रशिक्षणार्थी वोकेशनल कोर्स करता है तो वो वोकेशनल कोर्स करने के बाद हायर एजुकेशन में भी मूव कर सकता है। जैसे उदाहरणतः पहले 10वीं के बाद अगर किसी व्यक्ति ने आईटीआई की है और अगर उसको अब इंजीनियरिंग करनी है तो उसे 12वीं करनी होती थी, लेकिन अब अगर उसने आईटीआई किया हुआ है तो अगर 2 साल की आईटीआई की है तो उस 2 साल की आईटीआई को 12वीं के इक्विवेलेंट भी माना जाएगा। बस उसको कुछ 1-2 एग्जाम देने होते हैं, जिसके बाद वह इंजीनियरिंग या डिप्लोमा में एडमिशन ले सकता है। अगली विशेषता है इसकी पूर्व अधिगम की मान्यता, मतलब रिकॉग्निशन फॉर प्रायर लर्निंग, जिसके बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। फिर मानकीकरण, स्टैंडर्डाइज, ये एनएसक्यूएफ जो है इसके जो कोर्सेज हैं वो पूरे देश में मान्य हैं और स्टैंडर्ड जो है मेंटेन करता है एनएसक्यूएफ। अगला हम देखेंगे इसका एक ये भी विशेषता है कि उद्योग जो हैं, उद्योगों से जुड़ाव, मतलब जो भी इंडस्ट्रीज हैं अगर उनको एम्प्लॉयज चाहिए हैं तो किस लेवल के चाहिए हैं, ये एनएसक्यूएफ इसमें सहायता प्रदान करता है। फिर क्रेडिट प्रणाली भी हमने देखी कि कैसे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत हर 1 घंटे के हिसाब से क्रेडिट दिया जाता है। जैसे हमने देखा 30 घंटों के लिए 1 क्रेडिट, तो ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर आजीवन शिक्षा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, एनएसक्यूएफ जो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का सुविधा प्रदान करता है। ये एनएसक्यूएफ की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम। इस मॉड्यूल में हमने सीखा कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा एक ऐसी संरचना है जो विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के बीच समन्वय स्थापित करती है। इसका उद्देश्य शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास को एकीकृत करना और उन्हें क्रियान्वयन योग्य बनाना है। यह विभिन्न स्तरों पर अधिगम के परिणामों को मान्यता देता है और छात्रों को शिक्षा व नौकरी के बीच
आसान स्थानांतरण की सुविधा देता है। मतलब छात्र एक कोर्स से दूसरे कोर्स में मूव कर सकते हैं। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट का सिस्टम प्रदान करता है। NSQF पूर्व शिक्षा और अनुभव को मान्यता देने का भी प्रावधान करता है, जैसे RPL कहते हैं। यह शिक्षा और प्रशिक्षण में क्रेडिट व्यवस्था को अपनाता है और विद्यार्थियों को लचीलापन प्रदान करता है। इससे वे अपने करियर पथ का चुनाव स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। NSQF उद्योगों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय योग्यता की मान्यता को सक्षम बनाता है। यह आजीवन शिक्षा और सतत कौशल विकास को प्रोत्साहित करता है। आइए अब हम अगले मॉड्यूल की तरफ बढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं मॉड्यूल 3 की तरफ। इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि NSQF के लेवल डिस्क्रिप्टर्स क्या होते हैं और NSQF के लाभ। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एक परिणाम और प्रवीणता आधारित ढांचा है, यह हम जान चुके हैं। इस ढांचे में जो लेवल्स डिसाइड किए गए हैं वो 1 से लेके 8 तक होते हैं। इसमें निम्न स्तर शामिल हैं: लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2.5, लेवल 3, लेवल 3.5, लेवल 4, लेवल 4.5, लेवल 5, लेवल 5.5, लेवल 6, लेवल 6.6, लेवल 7 और लेवल 8। लेवल 1 जो होता है वो लोवेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, मतलब सबसे आसान जो है, और लेवल 8 जो होता है वो हाईएस्ट कॉम्प्लेक्सिटी का होता है, जिसमें जो व्यक्ति है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अधिक होती है और उसके पास नॉलेज भी अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। NSQF के लेवल डिस्क्रिप्टर्स के अंतर्गत 5 डोमेन होते हैं और इन 5 डोमेन में पहला है प्रोफेशनल थ्योरेटिकल नॉलेज, दूसरा प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स एक्सपर्टीज, तीसरा एप्टीट्यूड माइंडसेट सॉफ्ट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप, चौथा ब्रॉड लर्निंग आउटकम और पांचवा रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हर एक लेवल जो NSQF का होता है उस हर एक लेवल को इन 5 डोमेन के द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो हम एक एक डोमेन को बारी बारी से देखते हैं। पहला डोमेन जो है प्रोफेशनल थ्योरेटिकल नॉलेज। इस डोमेन के अंदर व्यवसायिक सैद्धांतिक ज्ञान को जो व्यक्ति है वो प्राप्त करता है। वह ज्ञान है जो किसी विशेष पेशे या कार्य क्षेत्र से संबंधित सिद्धांतों, अवधारणाओं और मूलभूत तथ्यों की गहरी समझ को संदर्भित करता है। यह ज्ञान किसी भी कार्य को प्रभावी और सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करता है। ज्ञान की गहराई और व्यापकता के बारे में अगर इस डोमेन में बात करें तो यह ज्ञान किसी विशेष विषय या क्षेत्र में गहरी और विस्तृत समझ प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति उस क्षेत्र के सिद्धांतों और अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ सकता है। ज्ञान के प्रसार की बात करें अगर, तो व्यावसायिक सैद्धांतिक ज्ञान एक विशिष्ट क्षेत्र से लेकर बहुविध क्षेत्रों तक फैल सकता है। इसका मतलब है अगर कोई व्यक्ति कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो उस सब्जेक्ट से जुड़े अन्य सब्जेक्ट को भी उसका ज्ञान होना चाहिए उसको। फिर ज्ञान के प्रकार की बात करें, यह ज्ञान यांत्रिक से लेकर कल्पनाशील तक और संकुचित से लेकर व्यापक तक विभिन्न प्रकारों में हो सकता है, जो व्यक्ति की सोच और समझ की विविधता को दर्शाता है। ज्ञान की आवश्यकता का संयोजन। व्यावसायिक सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता ज्ञान के प्रकारों, गहराई और व्यापकता के संयोजन से उत्पन्न होती है, जो किसी कार्य को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण, एक डॉक्टर के लिए चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत, रोगों की पहचान और उपचार विधियां सैद्धांतिक ज्ञान है। एक इंजीनियर के लिए भौतिकी और गणित के सिद्धांत, संरचनाओं का डिजाइन और निर्माण विधियां सैद्धांतिक ज्ञान है। हम बढ़ते हैं अगले डोमेन की तरफ, प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स और एक्सपर्टीज। इसमें व्यवसायिक और तकनीकी कौशल विशेषज्ञों के मुख्य बिंदु के बारे में हम जानेंगे, जैसे भविष्य के लिए आवश्यक कौशल, आधुनिक तकनीकों और बदलते उद्योगों के अनुसार खुद को तैयार करना, व्यवसायिक ज्ञान और स्पष्ट तकनीकी समझ, विभिन्न कार्यों को करने के लिए आवश्यक ज्ञान का होना, ज्ञान और प्रक्रिया का उपयोग करना
किसी कार्य को प्रभावी ढंग से अंजाम देने के लिए जानकारी और विधियों का इस्तेमाल करना, उपकरणों और संसाधनों की पहचान, काम करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है यह जानना। इसका साधारण भाषा में बात करें तो जब कोई व्यक्ति कोर्स कर लेता है, वोकेशनल कोर्स, और उस कोर्स को करने के बाद जब कोई कार्य करता है तो उस कार्य करने के लिए उसे प्रोफेशनल स्किल्स की ज़रूरत होती है। वो प्रोफेशनल स्किल्स उसे जो होती हैं उनके कारण ही वो जान पाता है कि जब कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है, कौन से उपकरण यूज़ करने हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर करना है, अगर उसे वो कोई टफ कार्य दिया गया तो वो टफ कार्य कैसे कर सकता है। तो ये जो ज्ञान है यही है प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल्स और एक्सपर्टीज। अगला डोमेन हम देखते हैं जिसमें योग्यता, मानसिकता, सॉफ्ट स्किल, रोजगार तत्परता और उद्यमशीलता, जिसे हम एंटरप्रेन्योरशिप भी कहते हैं, ये खूबी उसमें होनी चाहिए और कोर्स करने के बाद उसमें आती है। रोजगार तत्परता और मूलभूत मानसिकता, संचार कौशल, स्पष्टता और प्रभावशील ढंग से संवाद करना, डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत तकनीकी उपकरणों और प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने की समझ होना, वित्तीय साक्षरता, धन प्रबंधन, बजट की जानकारी होना, कानूनी साक्षरता, बुनियादी अधिकार, श्रम कानून और नियमों की जानकारी होना, समावेशन और विविधता, सभी वर्गों के लिए सम्मान और सहिष्णुता का होना, उद्यमशीलता, खुद का व्यवसाय करने के लिए रिस्क, जोखिम उठाने की खूबी उसमें होना। तो ये खूबी उसमें होती है। इस डोमेन को भी जो है रखा गया है उन 5 डोमेन में जो कि लेवल को डिस्क्राइब करते हैं। अगला डोमेन है ब्रॉड लर्निंग आउटकम, जिसे व्यापक शिक्षण परिणाम भी बोले जाते हैं। व्यापक मूल्यांकन के परिणाम एक सामान्य सार के रूप में तीनों डोमेन की निर्दिष्ट क्षमताओं के अनुसार होते हैं, क्योंकि उस स्तर पर कार्य भूमिका के निर्वहन हेतु निर्धारित उत्तरदायित्वों के साथ तीनों डोमेन को एकीकृत करता है। ये डोमेन व्यापक शिक्षण परिणामों के उदाहरण जैसे जटिल समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान सुलझाना, विषय संबंधी गहराई से जानकारी और उसे लागू करने की क्षमता विकसित करना, टीम में कार्य करना और प्रभावी कम्युनिकेशन करना, नवीन विचारों और नवाचारों को प्रस्तुत करना, जीवन भर सीखने की इच्छा रखना। ये डोमेन इस डोमेन में आते हैं ये खूबियां। अगले डोमेन की अगर हम बात करें तो अगला डोमेन है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत स्वयं और दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व की समझ विकसित करता है व्यक्ति, समाज, सहकर्मी और टीम के सदस्यों के प्रति जिम्मेदार व्यवहार करता है, कार्य के लिए जवाबदेही होती है, उसकी जो भी कार्य उसे सौंपा गया है वो उसके लिए जवाबदेह होता है। कार्यस्थल संबंधों की प्रकृति, मतलब जो भी उसके जहां वो कार्यस्थल है, उस कार्य जहां वो कार्य कर रहा है वहां और भी व्यक्ति हैं, उनसे एक बेहतर संबंध बना रहा है। फिर परिवर्तन प्रबंधन, चेंज मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत कार्यस्थल या वातावरण में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकारना और उसके अनुसार खुद को ढालना, बदलाव के समय लचीलापन, नेतृत्व और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना इस डोमेन के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे लेवल डिस्क्रिप्टर्स के बारे में कि लेवल डिस्क्रिप्टर्स कैसे होते हैं। तो NSQF में हमने देखा कि लेवल 1 से लेकर लेवल 8 तक इसको विभाजित किया गया है। तो जो लेवल 1 होता है, अगर कोई व्यक्ति लेवल 1 उसका सर्टिफिकेट है, लेवल 1 का सर्टिफिकेट है उसके पास, उसने कोई कोर्स किया है और उसे एक सर्टिफिकेट लेवल 1 का मिला है, तो वो व्यक्ति या तो हेल्पर बन सकता है या ग्राउंड लेवल वर्कर बन सकता है या इसी के समतुल्य जो भी पोस्ट है वो उस पे जा सकता है। लेकिन इस लेवल में उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती और उसे उसका जो वर्क है वो क्लोज सुपरविजन में रखा जाता है। दूसरा लेवल 2, अगर उसके पास लेवल 2 का सर्टिफिकेट है तो वो असिस्टेंट के रूप में कार्य कर सकता है। इसमें भी उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं होती और उसे एक सुपरविजन में रख सकता है और असिस्टेंट जो है वो हेल्पर की मदद ले सकता है। अब हम बात करेंगे लेवल 2.5 से लेवल 3। अगर कोई व्यक्ति 8वीं पास करके ITI करता है तो उसे लेवल 2.5 से लेवल 3 का सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है।
इस लेवल के बाद वह व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वह जूनियर टेक्नीशियन या इसके समतुल्य जो भी पोस्ट होती है उस पर कार्य कर सकता है। और उसके अंतर्गत असिस्टेंट और हेल्पर आते हैं, वो इनकी सहायता ले सकता है। अब हम बात करेंगे लेवल 3.5 से लेवल 4 तक। तो जो व्यक्ति ITI करता है 10वीं के बाद, अगर उसने 10वीं कर ली है उसके बाद ITI करता है, तो उसे जो पोस्ट मिलती है वो सीनियर टेक्नीशियन या मास्टर टेक्नीशियन या इसके समतुल्य अन्य कोई, और वो भी रेस्पॉन्सिबल होता है, उसकी एक प्रॉपर जिम्मेदारी होती है काम की, और वो जिम्मेदार होता है। अगर कोई जैसे जिम्मेदारी हमने देखी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी डोमेन में, कि अगर वो कार्य कर रहा है तो अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसके लिए वह जिम्मेदार होता है, जैसा कि लेवल 2 और लेवल 1 में व्यक्ति के पास जिम्मेदारी नहीं होती। अब हम बात करेंगे लेवल 4.5 से लेवल 5 की। तो अगर किसी व्यक्ति ने डिप्लोमा किया है या अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है तो उसे लेवल 4.5 से लेवल 5 का सर्टिफिकेट मिलता है, और ये व्यक्ति हाईली स्किल्ड होते हैं। इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ टीम लीडर की जिम्मेदारी भी दी जाती है। ये जूनियर टेक्निकल सुपरवाइजर और जूनियर या डिप्टी मैनेजर की पोस्ट पर या इसके समतुल्य जो भी हैं कार्य कर सकते हैं। अब लेवल 5.5 से लेवल 6 की बात करें तो जो व्यक्ति अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करते हैं उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, और ये भी बहुत हाईली स्किल्ड होते हैं, और इन्हें मैनेजर, सीनियर टेक्निकल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सीनियर टेक्निकल मैनेजर, ये इन जैसी जो समतुल्य पोस्ट हैं वो भी दी जाती हैं। और लेवल 6.5 से लेवल 7 में हम देखेंगे कि जो व्यक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा हाईली स्किल्ड होता है, और उन्हें और ज़्यादा उच्चतर जो पोस्ट है वो दी जाती हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट लाइक CEO और डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ऐसी पोस्ट उनको दी जाती है। और लेवल 8 जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल का होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, प्रोफेशनल टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, तो तब लेवल 8 का सर्टिफिकेट मिलता है। और लेवल 8 के सर्टिफिकेट में जैसे CMD हो जाते हैं, चेयरपर्सन हो जाते हैं, बोर्ड मेंबर्स हो जाते हैं, तो इनको लेवल 8 में रखा गया है। तो ये थे लेवल डिस्क्रिप्टर्स। अब आइए आगे हम जानते हैं NSQF के लाभ के बारे में, कि NSQF के लाभ क्या हैं। तो NSQF के लाभ की बात करें तो हमने अभी बहुत सारे लाभ भी इसी दौरान देखे थे, जैसे कौशल का मानकीकरण, कि NSQF जो है, अगर कोई भी कोर्स वो NSQF के अंतर्गत है तो वो पूरे देश में मान्य होगा, और जो भी लेवल प्राप्त करता है व्यक्ति, उसके पास जो सर्टिफिकेट है वो भी पूरे देश में मान्य होगा और विदेशों में भी मान्य होगा। फिर आगे अगला लाभ हम देखेंगे शिक्षा और करियर में आसान बदलाव, कि अगर किसी व्यक्ति ने एक कोर्स किया है तो वो उस कोर्स को बीच में छोड़ के अन्य कोर्स भी कर सकता है, और उसके साथ साथ भी अन्य कोर्स कर सकता है। अगला इसका बेनिफिट है, इसका लाभ है, इंडस्ट्री में रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज जो होती थी उनमें ये दुविधा होती थी कि हम कैसा व्यक्ति अपने काम के लिए चुने। अगर उनको कोई एक स्पेसिफिक काम कराना है तो ये डिसाइड नहीं कर पाते थे कि हम ITI वाला चुने, डिप्लोमा वाला चुने या डिग्री वाला चुने, या उसमें उसके पास क्या विशिष्ट खूबी होनी चाहिए। लेकिन NSQF के आने से हर एक स्तर को लेवल से डिस्क्राइब किया गया है, तो अब इंडस्ट्रीज भी स्वतंत्र हैं, और वो उनमें भी एक आसानी है उनको, कि अब वो ये जान सकते हैं कि उन्हें किस लेवल का व्यक्ति चाहिए किस कार्य के लिए। अगला लाभ इसका है RPL, अनौपचारिक शिक्षा का प्रमाणन। जैसा कि हम देख चुके हैं कि जिन व्यक्तियों के पास औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है, जिन्होंने औपचारिक शिक्षण प्राप्त नहीं किया है, या उन्होंने ट्रेडिशनल वे में कोई स्किल्स को अर्जित किया है, तो RPL के तहत हम उनकी स्किल्स को प्रमाणित करते हैं, उनको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करा के फिर उनका परीक्षण करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और उन्हें एक सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। और ये सर्टिफिकेट उन्हें हेल्पफुल होता है या छोटे मोटे लोन लेने में, या कोई अलग कोर्स करने में जिसमें कुछ सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। अगले लाभ की बात करें, सरकारी योजनाओं से जुड़ाव बढ़ेगा, जैसे हमने देखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और अन्य योजनाएं। फिर इसके लाभ यह भी है कि शिक्षा और प्रशिक्षण को बेहतर मूल्यांकन, तो NSQF के आने से जो शिक्षा है और प्रशिक्षण है उसका मूल्यांकन बेहतर हो सकेगा, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अवसर कैसे मिलेंगे, ये हमने देखा कि जो NSQF है वो इंडिया में और बाहर भी
जो है वो मान्य है। तो अगर कोई व्यक्ति इंडिया में कोर्स करके बाहर जाता है तो उसका कोर्स वहां पे भी मान्य होगा। तो ये कुछ लाभ थे NSQF के। अब हम देखेंगे हमने इस मॉड्यूल में क्या सीखा। तो राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा एक परिणाम और प्रवीणता आधारित ढांचा है जो विभिन्न कौशल और जिम्मेदारियों के स्तरों को दर्शाता है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक के स्तर शामिल हैं। यह ढांचा कौशल, कार्य की जटिलता, ज्ञान, जिम्मेदारी और स्वायत्तता के आधार पर विभिन्न स्तरों को निर्धारित करता है। प्रत्येक स्तर में विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक और तकनीकी कौशल, ज्ञान, सॉफ्ट स्किल और रोजगार संबंधित क्षमताओं का विकास होता है। इसके अंतर्गत कर्मचारियों को रोजगार के लिए आवश्यक कौशल और जिम्मेदारियों के बारे में गहराई से प्रशिक्षण दिया जाता है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क का उद्देश्य शिक्षा, रोजगार और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भी है, जिससे कौशल विकास के माध्यम से कार्यकुशलता और उत्पादकता में वृद्धि हो। इसके अलावा यह वैश्विक और स्थानीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए जरूरी कौशल प्रदान करता है। यह NSQF के लिए एक कोर्स था। इस कोर्स को करने के बाद आप में एक NSQF की समझ विकसित होगी, एक ओवरव्यू आप जान पाएंगे। आशा है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस कोर्स के विषय में हमने एक प्रश्नोत्तरी तैयार की है, तो आप उस प्रश्नोत्तरी को अटेम्प्ट करें, उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा और वो सर्टिफिकेट आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू। इस कोर्स की समाप्ति में हम सीख चुके हैं। आइए देखते हैं NSQF यानी राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और यह किस तरह शिक्षा व कौशल को स्तरबद्ध करता है। कैसे यह प्रणाली ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और जिम्मेदारी जैसे डोमेन के माध्यम से योग्यता का मूल्यांकन करती है। वर्ष 2009 से लेकर 2023 तक NSQF की ऐतिहासिक यात्रा और इसके तहत हुए प्रमुख नीतिगत परिवर्तनों की जानकारी, NSQF के 8 स्तरों के डिस्क्रिप्टर और हर स्तर की प्रमुख विशेषताएं जैसे व्यावसायिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता व रोजगार योग्यता को समझा। नई शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ इसका तालमेल कैसे किया जा रहा है, यह भी विस्तार से जाना। पूर्व अनुभव आधारित सीखने रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग की भूमिका और इससे जुड़ी अवधारणाएं भी स्पष्ट हुईं। अंततः जाना कि किस तरह NSQF देश की शिक्षा व्यवस्था को समावेशी, लचीला और रोजगारोन्मुखी बना रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अंतिम प्रश्नावली की ओर।